इंसुलिन पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब देखो टर्म यूज करता, देखो इसमें आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखो कई सारा जो पॉइंट आप एनसीईआरटी में देखिए, ये वाला देखिएगा पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पॉइंट आप एनसीईआरटी में देख लेना। जैसे ये लिखा हुआ है देखो इसमें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कहाँ में होता है, तो लिखा हुआ है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। क्या होता है देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, किसी एम्ब्रियो के अंदर जो उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसी में कोई जीन्स डाल दिया जाता है, ताकि बाद में इसको स्टडी करेंगे कि इस जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो वही लिखा हुआ है कि आपने एनिमल्स में कोई जिस जीन का स्टडी करना है, उस जीन की वजह से उसके फिजियोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है, तो आपने एक एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक जीन्स डाल दिया जिसके बारे में स्टडी करना है आपको, है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। ये पॉइंट आप एनसीईआरटी से देख लेना, जिसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। फिर देखो जी में लिखा हुआ, देखो स्टडी ऑफ डिजीजेस। देखिए जैसे डिजीज का नाम लिखा हुआ है, देखो कुछ डिजीज के नाम लिखे हुए हैं, देखिए इसमें अपने बुक में कैंसर है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, कैंसर सिस्टिक फिब्रोसिस कहते हैं। इस सिस्टिक फिब्रोसिस पे एक अमेजॉन प्राइम पे एक ब्रेथ करके एक मैं टाइम था मेरे पास तो मैं देख रहा था, वो एक वेब सीरीज है ब्रेथ, किसी ने देखा भी हुआ मेरे ख्याल से। देखो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो किसी एनिमल के उसके एम्ब्रियोनिक फॉर्म में उसका जो एम्ब्रियो होता है ना, उसके एम्ब्रियो में एक जीन्स डाल दीजिए आप, वो जीन जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, वो जीन्स आपके बॉडी का जीन्स हो सकता है। आपको ये स्टडी करना है कि उस जीन का क्या रेगुलेशन होता है, तो आपने बॉडी में यूज नहीं करेंगे आप, तो आपने क्या किया, किसी दूसरे एनिमल्स के एम्ब्रियो में उस जीन को ट्रांसफर कर दिया हमने, और फर्दर हमने देख लिया कि वो जीन कैसे आपके उस एनिमल के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। जैसे ट्रांसजेनिक कैट रैट में स्टडी करते हैं, कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें आप डालकर जीन्स को डालकर उस जीन का रेगुलेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा होगा एनसीईआरटी में भी। तो देखो ये सिस्टिक फिब्रोसिस लंग्स का एक काफी सीरियस प्रॉब्लम होता है, इसमें डेथ होती है, डेडली प्रॉब्लम है ये। और ये सिस्टिक फिब्रोसिस वगैरह कैसे ये जैसे लिखा हुआ है आपको, देखो कि कोई जीन्स कैसे डिफेक्टिव जीन्स हो जाता है और कैसे वो डिजीज में फिर कन्वर्ट होता है, इसका स्टडी भी आप कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। वो जीन थेरेपी बाद में बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, फिर पूछ जाओ। तो स्टडी ऑफ डिजीज में लिखा हुआ है कैंसर है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और एक और लिखा हुआ देखो अल्जाइमर डिजीज भी है। इन सभी डिजीज का जो कैसे ये जीन से रेगुलेट होता है, जीन से कैसे इसका रिलेशन होता है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हेल्प से, ठीक है। फिर देखो टू गेट द प्रोडक्ट्स कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं, टू गेट द biological products
इसमें होता क्या देखो, ऐसे लिखते हैं जीन्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं, प्रोडक्ट्स कैन बी expressed in the mammary glands of animals. मिल्क में आप उसको एक्सप्रेस करो उस जीन्स के प्रोडक्ट को। आप कुछ ऐसा करना है कि जो जैसे देखो नाम लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक काउ, नाम लिखा हुआ देखो एनसीईआरटी में रोजी। वैसे देखो कई सारे एनिमल्स हैं ट्रांसजेनिक सीड यूज करते हैं। इसमें देखो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 को एक्सप्रेस किया जाता है, क्या तो लिखा हुआ है देखो एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन कहते हैं, जो ट्रीटमेंट में यूज होता है। इवन कहते हैं देखो ट्रांसजेनिक रैट वगैरह भी होता है, ट्रांसजेनिक रैट वगैरह भी यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक पिग भी यूज किया जाता है, कई तरह के एनिमल्स होते हैं। देखो ये है देखो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 कहते हैं, ये है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ट्रांसजेनिक सीड वगैरह को यूज करते हैं टीपीए फॉर्मेशन में, टीपीए इसे कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर कहा जाता है। टीपीए ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में यूज करते हैं इसको। अरे ट्रांस ये देखो अब सारी कहानी खत्म हो गई, दूसरा ट्रांसजेनिक क्या होता है? अरे जिसमें जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया वो ट्रांसजेनिक हो गया, इसमें क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो गई? अरे एक एनिमल में किसी दूसरे एनिमल का जीन्स डाल दिया हमने, वो ट्रांसजेनिक हो गया। तो देखो ये जो टीपीए वगैरह होता है ये यूज करते हैं रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट कहते हैं, रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है बच्चों, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ट्रांसजेनिक काउ होता है जिसके बारे में लिखा हुआ है रोजी एक गाय है, और इस ट्रांसजेनिक काउ में एक ऐसे जीन को एक्सप्रेस किया गया है रोजी के अंदर, कहते हैं इसका जो मिल्क है, मिल्क कहते हैं इनरिच्ड मिल्क इनरिच्ड विथ, देखो एक प्रोटीन लिखा हुआ है अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। नॉर्मल नॉर्मल गाय में ना, नॉर्मल कैटल्स के मिल्क में, नॉर्मल कैटल्स के मिल्क में ये प्रोटीन लैकिंग होता है, लेक्टा एल्बुमिन कहते हैं। देखो अल्फा लेक्टा एल्बुमिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 212 में, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मतलब ह्यूमन इन्फेंट्स के लिए ये प्रोटीन काफी जरूरी होता है, लेकिन नॉर्मल गाय के मिल्क में ये प्रोटीन लैक करता है, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन, या इसका अमाउंट बहुत कम होता है। तो ऐसे मिल्क को इनरिच कर सकते हैं आप, ऐसे काउ को, मतलब उस गाय में एक ऐसी जीन्स डाल दी गई जिसकी वजह से उसके मिल्क में इस प्रोटीन का ज्यादा एक्सप्रेशन होगा, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन, मिल्क इनरिच्ड विथ अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। और ये कहीं नहीं, ये आपके ही करनाल में ये सारी कहानी की गई है, एनडीआरआई, एनडीआरआई है ना करनाल में, वहीं पर ये एक्सपेरिमेंट सारा किया जाता है।
तो अल्फा लेक्टा एल्बुमिन रिच मिल्क कहते हैं, जिसका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका अमाउंट भी लिखा हुआ है 2.4 ग्राम पर लीटर। 2.4 ग्राम पर लीटर देखो लिखा हुआ है इस प्रोटीन का अमाउंट। वेरी गुड। चलिए, एनडीआरआई एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और बढ़िया है, वो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, 2.4 ग्राम पर लीटर ये अमाउंट है इस प्रोटीन का। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ये? वैसे देखो, मैंने कहा कि ये जो ट्रांसजेनिक सीड वगैरह होती हैं, भेड़ जो होता है, इसके मेमोरी ग्लैंड में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जीन्स को। जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो होता है, क्रिसमस फैक्टर जो होता है, उसको आप उसके मिल्क में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, एक दवाई है अल्फा 1 एंटीडिप्रेसेंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये यूज करते हैं, यूज टू ट्रीट डिजीज लाइक एम्फाइसीमा। ठीक है ना? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, देखो ये सब बहुत सिंपल सा चीज होता है। देखो क्या करना होता है कि भेड़ के बॉडी के अंदर उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक ऐसे जीन्स को डाल दीजिए ताकि उस जीन का एक्सप्रेशन कहां पे हो, बताओ? उसके मेमोरी ग्लैंड से। तो जब वो मिल्क सिंथेसाइज करेगी वो एनिमल, तो उसके मिल्क में ये प्रोटीन भी एक्सप्रेस होगा और बाद में इस प्रोटीन को उसके मिल्क से एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया जाता है। तो ऐसे कैटल्स को क्या कह दिया आपने? ये सब ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। तो ट्रांसजेनिक रैट भी होता है, ट्रांसजेनिक पिग भी होता है। अब तो देखो, ट्रांसजेनिक के सैल्मन वगैरह को यूज करते हैं, ऑल्दो फिश में मिल्क नहीं होता, बट फिश वगैरह के एग में भी जीन एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, सैल्मन वगैरह में काफी प्रोटीन्स एक्सप्रेस किए जाते हैं। ऑल्दो मिल्क में, फिश में मिल्क तो नहीं होगा ना, बट ट्रांसजेनिक फिश का भी यूज होता है ह्यूमन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। सैल्मन काफी अच्छा एक मतलब एक्सपेरिमेंटल मछली है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये अब देखो लिखा हुआ है कि कई सारे डिजीज होता है जिसके दवाइयां बनाई जा रही हैं। Similar attempts are being made to treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis, PKU and cystic fibrosis। इसके लिए भी दवाई बनाया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हेल्प से। ये भी लिख लीजिएगा, formation of, yeah, drugs for the treatment of PKU, phenylketonuria and cystic fibrosis can also be expressed in the in transgenic animals, can also be expressed in transgenic animals। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारा पॉइंट याद रखिएगा रिगार्डिंग द। अब देखो, एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है, वैक्सीन सेफ्टी कहते हैं। वैक्सीन सेफ्टी के लिए, केमिकल सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप कोई भी वैक्सीन बनाते हैं तो उस वैक्सीन का डायरेक्टली ह्यूमन पे यूज तो नहीं होता ना, पहले उसको एनिमल्स पे यूज करते हैं कि वो वैक्सीन कितना ज्यादा सेफ है। तो उसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे अच्छे से, मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया इसको, एक बार आप खुद से भी इसको एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, पेज नंबर 212 213 में दिया गया है। चलिए, इसको मिटा दो यहां से। अब देखिए,
मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या यूज है इसका, देखो जैसे आपको बताते हैं इसमें पीसीआर का मेथड होता है या फिर कहते हैं प्रोब यूज करते हैं, एलिसा यूज होता है। अभी बताता हूं प्रोब के बारे में, देखो क्या है। पीसीआर तो पता है क्या होता है ना, और पीसीआर का यूज लिखा हुआ है कि कैंसर की स्टडी में भी यूज करते हैं इसको, डिटेक्शन ऑफ कैंसर है या एड्स वगैरह होता है, पैटर्निटी डिस्प्यूट में भी यूज करते हैं इसको। तो पीसीआर में ये पीसीआर क्या है पता है, और इन चीजों में पीसीआर का यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ एड्स में भी होता है, एचआईवी वायरस डिटेक्शन में यूज करते हैं इसको, कैंसर में भी यूज करते हैं इसको, पैटर्निटी डिस्प्यूट वगैरह होता है कि बच्चे का मदर फादर क्या है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जीन म्यूटेशन में भी यूज करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब देखो प्रोब क्या होता है, प्रोब कहते हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कहते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रेडियो एक्टिव लेबल्ड कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डीएनए, कुछ भी हो सकता है। देखो प्रोब जो होता है, देखो वो एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रेडियो एक्टिव लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डीएनए हो सकता है, ठीक है। देखिए ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए होता है। अब मान लो देखिए, और इसमें करते क्या, देखो जैसे मान लो ये हमारा एक नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखो ए ए ए ए, फिर लिखा हुआ है टी 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 और टी, ठीक है। और अगर मान लो ये हमारा एक डिफेक्टिव जीन है, ये हमारा एक डिफेक्टिव जीन मतलब इसमें म्यूटेशन हो चुका है, ये म्यूटेट कर गया है, और देखो अब सीक्वेंस ऐसा हो गया ए ए ए ए, है ना। लेकिन यहाँ देखो यहां पर मान लो सी आ गया है, बाकी जगह देखो टी है टी है टी है और टी है, लेकिन ये म्यूटेटेड जीन, देखो म्यूटेशन हो चुका है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो ये नॉर्मल है और ये म्यूटेटेड जीन है, तो हमने क्या किया, देखो हमें क्या करना है कि हमारा जीन ये नॉर्मल है या नहीं है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो हमने एक सीक्वेंस बनाया पहले टी 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 टी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ये, है ना। और उसके बाद हमने इधर लगा दिया ए ए ए ए, 5 है ना, ए 5 ये लगा दिया, ये एक प्रोब बनाया है ना, ये एक प्रोब है, देखो ये एक प्रोब है, ये प्रोब तैयार किया, देखो जो नॉर्मल जीन का क्या बताओ ये कंप्लीमेंट्री है। हाँ मतलब ये देखो यहाँ यहाँ तो टी था ना, ये टी जो है म्यूटेट कर गया, देखो यहाँ सी आ गया, ये म्यूटेटेड जीन है देखो। अब मैंने कहा कि इस नॉर्मल जीन का हमने क्या बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है ये इस जीन का, ठीक है। अरे समझ में क्या नहीं आया, अरे मैंने कहा कि ये नॉर्मल जीन है,
इस जीन का हमें हमें डिटेक्ट करना है कि हमारा जीन म्यूटेट किया या नहीं किया है बॉडी में। जीन म्यूटेशन होता है ना, तो जीन म्यूटेशन का हमें डिटेक्शन करना है कि हमारा जीन नॉर्मल है या नहीं है, जीन म्यूटेट तो नहीं कर गया है, उसी चीज का पता करना है। देखो, तो ये मान लो ये हमारा नॉर्मल जीन है और ये किसी आदमी का डिफेक्टिव जीन है जो म्यूटेट कर गया है। अब ये म्यूटेट हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा हमें? देखो, तो हमने क्या किया, पहले इस नॉर्मल जीन का क्या किया क्या क्या देखो, प्रोब, रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब होता है, ये इस जीन का प्रोब है, ठीक है। और क्या करते हैं, देखो, प्रोब तैयार करने के बाद पहला तो हमने प्रोब तैयार किया, ये प्रोब क्या बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ जीन फॉर स्टडी कहते हैं। अब क्या करना है, देखो, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोब विद द जीन फॉर स्टडी। तो देखो, अब याद रखिएगा कि अगर ये जीन म्यूटेट कर गया है, अगर ये जीन म्यूटेट कर गया है आपका, तो ये हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। तो एक फोटोग्राफिक फिल्म होता है जिसपे उसको विजुलाइज किया जाता है। अगर वो पूरी तरह से हाइब्रिडाइज कर जाएगा तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर हो जाता है। देखो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे देखो, कई ऐसा एक फोटोग्राफिक फिल्म बनता है, इसमें देखते हैं क्या कि एक में तो ये पूरा सीक्वेंस बन रहा है ऐसे, दूसरी फिल्म में क्या देख रहे हैं आप, देखिए ऐसे कि एक पार्ट में यहां देखो, यहां बीच का पार्ट मिसिंग है। ये मिसिंग क्यों हुआ बताओ? क्योंकि वो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। अगर म्यूटेट कर गया तो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा ना ये प्रोब आपका, और प्रोब हाइब्रिडाइज नहीं करेगा तो उसका अपीयरेंस भी फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं होता। देखो, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देखो पेज नंबर, बोलिए एक मिनट, पेज नंबर देखिए 212 में, देखो पेज नंबर 212। हाँ जी, यहाँ देखो लाइन लिखा हुआ है, the clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film. डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, हाइब्रिडाइज करना है एंड विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जब ये आप विजुअलाइज करेंगे तो क्लोन जो होता है, देखो म्यूटेटेड जीन्स का क्या लिखा हुआ है, देखो आपके एनसीईआरटी में, the clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementary with the mutated gene. ये लाइन आप ऐड कर लीजिएगा एनसीईआरटी का। ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, थर्ड पॉइंट में आप उसको ऐड कर लेना। क्या ऐड करोगे? the clone having the mutated gene, बता रहा हूं, the clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have, अरे ये बताओ, यहाँ पे सी आ गया है और यहाँ पे आपके पास क्या, बताओ, यहाँ तो ए है ना, तो कैसे करेगा फिर हाइब्रिडाइज, बताइए। हमारा जो म्यूटेटेड जीन है वहां तो सी आ गया है ना, तो ये सी कैसे मैच करेगा इस ए के साथ? नहीं मैच करेगा ना, तो वो कैसे अपीयर होगा बताओ फिल्म में? उसका वो हाइब्रिडाइज जब करेगा ही नहीं तो उसका अपीयरेंस भी नहीं होता आपके फोटोग्राफिक फिल्म पे। समझ में आ गया क्यों?
हाँ जी आयुष, आयुष समझ में आ गया तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं? होना चाहिए था यहाँ पर टी, यहाँ पे आ गया है सी, म्यूटेट कर गया ये। तो यहाँ तो देखो ए है, तो ये ए क्या इस सी के साथ हाइब्रिडाइज करेगा क्या? नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे होना चाहिए था जी ना, यहाँ तो हमने बनाया है ए और यहाँ पे आ गया है सी, तो कैसे हाइब्रिडाइज करेगा वो? म्यूटेट कर गया ना वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो वही देखो लिखा हुआ है, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। म्यूटेटेड जीन में यहां देखो सी है और हमारे पास यहाँ पे प्रोब में ए लिखा हुआ है, और ए और सी कभी साथ में नहीं आएगा क्योंकि ये म्यूटेट कर गया है, ये म्यूटेटेड जीन है जो इसके साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। तो आप ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी म्यूटेटेड जीन को प्रोब के थ्रू। आ गया समझ में सबको? हाँ जी मिस्टर आयुष भारद्वाज, क्लियर हुआ तुम्हें? मिस्टर आयुष, चलिए ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, अगर हाइब्रिडाइज किया हो तो नॉर्मल जीन होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वो फिल्म पे अपीयर हो जाता है। अगर हाइब्रिडाइज करेगा तो मतलब नॉर्मल है वो, और हाइब्रिडाइज नहीं किया मतलब वो जीन म्यूटेट कर गया है, सिंपल। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो ये मिटा दो यहां से अब इसको। अब देखो एलिजा, इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली होता है क्या, देखो एलिजा जो होता है, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन कहते हैं, ऑब्लिक एंटीबॉडी भी होता है। देखिए इसमें करते क्या, देखो जैसे मान लो एक इसमें देखो पूरा इसमें प्रोसेस क्या होता है, देखिए इसमें एक एलिजा प्लेट होता है, इसको एलिजा प्लेट कहते हैं, और इसमें क्या करना होता है, देखो आपको क्या करना है इसमें, देखिए नोन जो आपके एंटीजेंस हैं, अगर आपको किसी एनिमल्स का, देखो देखो करना क्या है इसमें, क्या है ये कुछ नोन एंटीजेंस होते हैं, देखो इसको फिक्स किया गया है, देखो इसको फिक्स कर देते हैं पहले इस एंटीजन प्लेट से, ठीक है। और मान लो ये एक पेशेंट है जिसके ब्लड के अंदर हमें चेक करना है कि उस एंटीजन का एंटीबॉडी इसके पास है या नहीं है, है? तो आप इसके ब्लड सैंपल को लीजिए और देखो ऐसे इसके ब्लड सैंपल को आपने इसके ऊपर डाल दिया, देखिए ऐसे, देखो
तो अगर इसके ब्लड में इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी होगा तो ये एंटीबॉडी यहां से बाइंड करेगा। देखिए तो ये है, देखो ये हो गया एंटीबॉडी, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये एंटीबॉडी इससे बाइंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, अब एक टर्म यूज करते हैं, देखो इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होता है। मतलब इस एंटीबॉडी का एक एंटीबॉडी कहते हैं जो एक एंजाइम से लिंक होता रहता है। एंजाइम कलर के डालते हैं, देखिए ये अगर इसके साथ एंटीबॉडी आ गया, ऐसे देखिए ये एंटीबॉडी है और ये एंजाइम होता है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है और एक स्पेसिफिक कलर की बात करते हैं, स्पेसिफिक कलर अपीयर होता है एंड दैट कलर अपीयरेंस, जैसे एंजाइम वगैरह यूज करते हैं इसमें पेरोक्सीडेज वगैरह होता है, पेरोक्सीडेज यूज करते हैं, फॉस्फेटेज यूज होता है, फॉस्फेटेज यूज करते हैं। ये सभी एंजाइम यूज किया जाता है कलर इंपार्ट करने के लिए, सैंडविच एलिजा भी कहते हैं इसको। और अगर वो कलर वहां पे अपीयर हो गया तो ये कंफर्म है कि उसके बॉडी में वो एंटीबॉडी अवेलेबल है। तो एंटीबॉडी कैसे बना होगा बताओ? अगर उसके अगेंस्ट एंटीजन है तभी तो एंटीबॉडी बना है वहां पर। तो जिस आदमी के बॉडी का हमें ये पता करना है कि उसमें वो एंटीबॉडी बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो एलिजा से पता कर सकते हैं आप। उसका नोन एंटीजन पहले फिक्स कर दीजिए आप एलिजा प्लेट के ऊपर, फिक्स्ड एंटीजन कहते हैं, और ब्लड सैंपल डालो उसमें, तो उस आदमी के ब्लड का जो एंटीबॉडी होगा उस एंटीजन से बाइंड करेगा। देखो ये क्या है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, और साथ में ये मतलब एंजाइम होता है। इसको सैंडविच एलिजा भी कहते हैं। उसका कुछ अलग प्रोसेस होता है, वो एलिजा का प्रोसेस नहीं होता, वो अलग तरीका होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इसको सैंडविच एलिजा भी कहा जाता है। अगर आपको हाँ हाँ, ये एंटीबॉडी होता है, ये एंटीबॉडी है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लैक वाला, ये एंटीबॉडी होता है। देखिए महाराजा बर्गर बन जाता है, ये महाराजा बर्गर। देखो पहले पहले एंटीजन है, फिर एंटीबॉडी है, फिर एंटीबॉडी है, फिर एंजाइम है। सैंडविच एलिजा कहते हैं इसको। एंजाइम में यूज करते हैं पेरोक्सीडेज को, फॉस्फेटेज को। ठीक है, तो जिस चीज को, जैसे मान लो हमें पता करना है हमें पता करना है एंटीजन, तो यहाँ एंटीबॉडी डाल दिया। तो जिस चीज का पता करना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप फिक्स कर दो पहले, और इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी भी नॉन एंटीजन या एंटीबॉडीज को, वो हमारे ब्लड में अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। इसी को कहते हैं एलिजा। लिखा हुआ है पेरोक्सीडेज, फॉस्फेटेज। पेरोक्सीडेज यूज करते हैं, फॉस्फेटेज यूज होता है एंजाइम के लिए। और एलिजा जानते हैं आप, ये बहुत सारे रिएक्शन में यूज होता है। ये एड्स के रिएक्शन में यूज होता है, एड्स के, या कहते हैं एचआईवी रिएक्शन में यूज करते हैं, एचआईवी रिएक्शन में यूज करते हैं इसको। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें एलिजा का यूज होता है। ठीक है, तो ये है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं इसको। कैंसर में भी यूज होता है, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। कैंसर में सच एलिजा का कोई यूज नहीं है, मे बी, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से
कैंसर में भी कुछ ना कुछ होता होगा इसका, कोई एंटीबॉडी पता कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई एंटीबॉडी अगर कैंसर वाले पार्ट में बन रहा है तो पता चल जाएगा इससे। सिंपली कहते हैं एंटी एंटीबॉडी पता करने के लिए यूज किया जाता है इसको। तो बहुत तरह का एंटी एंटीबॉडी हो सकता है। अरे लिखा हुआ है कि HIV के डिटेक्शन में इसको यूज करते हैं, या किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, कोई भी अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो अगर उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बन रहा है हमारे बॉडी में तो उसका डिटेक्शन हो सकता है एलिजा के। डिटेक्शन ऑफ कहते हैं क्या बताओ? इन्फेक्शियस डिजीज। ये एलिजा से पता चल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका। अब देखो इसमें जो लास्ट पार्ट है आपका वो है जीन थेरेपी। ये है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के साथ लगा हुआ है, ये एक साथ आता है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कहता है। तभी तो एंटीबॉडी उस एंटीबॉडी से चिपकेगा और एंटीबॉडी के साथ एंजाइम चिपका हुआ रहता है, तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। और पूरा कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तभी वो कलर अपियर होता है, जब तक कि पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा कलर अपियर नहीं होता। ठीक है, मिटाओ इसको अब। चलिए अब लास्ट टर्म बता दूं आपको। और वो है जीन थेरेपी। देखो एक डिजीज है, देखो उसका नाम स्किल्ड है। डिजीज को स्किल्ड कहते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा जाता है। इसमें कहते हैं कंप्लीट लैक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यू टू ADA deficiency। ADA एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज कहता है, एडेनोसिन डीएमिनेज कहा जाता है। ये एंजाइम होता है देखो, और इसके जीन को ADA जीन कहते हैं। ये जीन डिफेक्टिव है या लैग कर रहा है ना, तो इसके लैग होने की वजह से एक बच्चा पूरी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसकी अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऐसे बच्चे में जो B और T सेल्स होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता। ठीक है, तो स्किड एक बिल्कुल हाँ, एडेनोसिन डीएमिनेज की वजह से हमारे लिम्फोसाइट्स मैच्योर करते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो B और T सेल्स मैच्योर नहीं हो पाता, तो बच्चे में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए स्किड का जो एक कहते हैं टेम्पररी, जो इसका एक टेम्पररी जो ट्रीटमेंट होता है वो दो होता है। एक तो होता है ERT और दूसरा कहते हैं रेगुलर बेसिस पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है।
ERT मतलब कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। और आपको या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। हाँ भाई नितिन कुमार जी, मैं भी लिख रहा हूं, आप लिखिए। आप अपना समय इस पे लिखने में क्यों आप व्यतीत कर रहे हैं? जो समझ में ना है वो पूछ लीजिए मुझसे। आप उसी चीज को क्यों रिपीट कर रहे हो? व्हाई यू वेस्टिंग योर ओन टाइम इन राइटिंग दिस? बहुत आप पढ़ चुके हैं तो फिर क्या पढ़ने की जरूरत है? देखो, तो मैंने क्या कहा कि जो स्किड होता है, देखो स्किड में मैंने कहा कि टेम्परेरी क्या उपाय हो सकता है इसका। तो एक तो ERT है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। एंजाइम आप डालते रहिए बॉडी में, एडेनोसिन डीएमिनेज जो होता है। और फिर या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अभी रुक जाओ, बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांटेशन रेगुलर इंटरवल्स पे करना होता है। ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है इसका, है ना, जो बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं होता। धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ अलग एक एक जो इसका रिप्लेसमेंट है, देखो उसका जो एक दूसरा तरीका हो सकता है। तो जो इसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, देखो जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कहता है। इसमें करते क्या है, देखो पूरा इसका प्रोसेस क्या होता है जीन थेरेपी में। तो मान लो ये पेशेंट है, ठीक है, ये एक पेशेंट है। आपको क्या करना है, पेशेंट के बॉडी से क्या करना है, देखो आइसोलेशन ऑफ लिखा जाता है डिफेक्टिव लिम्फोसाइट। और इस लिम्फोसाइट का आप बाहर पहले कल्चर करो। ये सभी डिफेक्टिव लिम्फोसाइट है। देखिए इस लिम्फोसाइट में लैक ऑफ एडीए जीन कहा जाता है। लैक ऑफ एडीए जीन कहता है, इसमें एडीए जीन नहीं है, ये पेशेंट के बॉडी से निकाला गया है। ये सभी डिफेक्टिव लिम्फोसाइट है। अब हमें कैसे ठीक करना है, देखो इसको देखिए यहां पर। ये मान लो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से देखिए, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। करना क्या, देखो इसके बॉडी से आपने क्या किया, पहले हमने क्या निकाला, इसका आइसोलेशन ऑफ लिम्फोसाइट क्या था, आइसोलेशन ऑफ लिम्फोसाइट। और इस लिम्फोसाइट से हमें क्या निकालना है, बताओ, एडीए जीन। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एडीए होता है निकाल सकते हैं, आपको पता है कैसे निकलता है ये। तो इसके लिम्फोसाइट से हमने क्या निकाला उसका, बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, बताया था आपको ये प्रोसेस। लिम्फोसाइट का जो एमआरएनए है उसको निकालकर आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन बना लो पहले उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें उस एक हेल्दी आदमी के बॉडी से नॉर्मल जो लिम्फोसाइट होता है, उस लिम्फोसाइट से हमने क्या बनाया पहले बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन, सीएडीए एमआरएनए को निकालकर, जैसे हमने बताया था इंसुलिन वगैरह में, वैसे यहां भी करते हैं। ठीक है, निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है, देखो जैसे मान लो, देखिए ये मान लो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन है, ऐसे देखिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन है, ऐसे देखिए। और ये अब हमारे पास एक
हमारे पास एक रेट्रोवायरस है, देखो ये क्या बताओ, एक रेट्रोवायरस है, डिसआर्म है ये डिसआर्म रेट्रोवायरस है। इस CADA को आप इसमें डाल दो, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री ADA को आपने इसके अंदर डाल दिया। अब ये एक ट्रांसफॉर्म्ड रेट्रोवायरस है, ये एक क्या हो गया बताओ, ये एक ट्रांसफॉर्म्ड रेट्रोवायरस है। देखो ये क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड रेट्रोवायरस। ये एक ट्रांसफॉर्म्ड रेट्रोवायरस है। अब आप इसको इससे हाइब्रिडाइज कर दो, देखो इंक्यूबेशन कहते हैं, इंक्यूबेट किया गया है, इंक्यूबेट करता है, इंक्यूबेशन किया गया है। इसको किसको बताओ, इस लिम्फोसाइट को और इस रेट्रोवायरस को इंक्यूबेट करके साथ में रख दो, हाइब्रिडाइज करने के लिए एक साथ रख दिया इसको, तो क्या होगा बताओ, रेट्रोवायरस जितने नंबर में होंगे वो सब अपने अब उस एडीए जीन को कहां पहुंचाएगा बताओ। तो क्या देखेंगे अब आपके, अब आप देखोगे कुछ समय के बाद आपके इस लिम्फोसाइट कल्चर में जो लिम्फोसाइट यहाँ अवेलेबल होता है, देखो उस सभी लिम्फोसाइट्स में क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा एडीए जीन। तो ये अब देखो एक क्या बताओ, ये एक ट्रांसफॉर्म्ड क्या हो गया, ये लिम्फोसाइट है ये, और इस लिम्फोसाइट को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, ट्रांसफ्यूज कहते हैं, ये अब पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया गया लिम्फोसाइट को। तो अब उस बच्चे में एडीए जीन पहुंच चुका है, तो वहां क्या होगा उसका बताओ, एक्सप्रेशन होगा, तो उसमें वो एंजाइम्स भी बनेगा, और बच्चे में जो एडीए का लैक हो रहा था वो उसमें अब बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ, समझ में आया? ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है, देखिए सिंपल है। देखो देखो मैं फिर से बता देता हूं, देखो क्या हुआ, ये हेल्दी आदमी है, ये हेल्दी आदमी है, इस हेल्दी आदमी के बॉडी से लिम्फोसाइट आइसोलेट किया गया। हाँ वही बता रहा हूं, देखो सबसे पहले क्या करो आप, आइसोलेशन कहते हैं डिफेक्टिव लिम्फोसाइट पेशेंट के बॉडी से, देखो ठीक है। फिर देखो ये सेकंड क्या है इसका, ये कल्चर हुआ है, कल्चर ऑफ डिफेक्टिव लिम्फोसाइट कहते हैं, कल्चर कहते हैं इसको, बहुत सारा बना लिया हमने, देखो वो बहुत सारे हमने सेल्स बना लिए, नहीं सारे लिम्फोसाइट नहीं निकाल लेते हैं, लिम्फोसाइट जितना निकला है उसका बाहर फिर आप इन विट्रो कल्चर कर सकते हैं ना, जितने भी आपने लिम्फोसाइट्स निकाले हैं उसका आप बाहर भी तो कल्चर कर सकते हो, सारा थोड़ी निकाल लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ कल्चर कर दिया आपने इसका सेकंड वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट देखिए हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ लिम्फोसाइट फ्रॉम ए हेल्दी इंडिविजुअल, देखो ये तीसरा पॉइंट है इसका, और हमने क्या आइसोलेट किया बताओ, इस लिम्फोसाइट से क्या बनाया हमने बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन, कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन कहते हैं, समझ में आ गया। फिर हमने एडीए जीन को ट्रांसफर कहां किया बताओ, नंबर 5 देखिए, हमने एडीए जीन को ट्रांसफर कहां किया, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस में एज ए वेक्टर यूज करते हैं, देखो उसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन को कहां ट्रांसफर किया, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस में। फिर हमने क्या किया, देखो नंबर 6 में इंक्यूबेट करते हैं, साथ में रखते हैं, इंक्यूबेशन ऑफ डिफेक्टिव लिम्फोसाइट एंड ट्रांसफॉर्म्ड रेट्रोवायरस, 6 पॉइंट है देखो, ये इंक्यूबेशन कहते हैं, इंक्यूबेशन ऑफ
defective lymphocyte with transformed retrovirus. ठीक है बच्चों, ठीक है ना। और फिर देखो 7 पॉइंट क्या था, देखो अब जो ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट है, देखो ये ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट है, इसे हमने कहां पहुंचा दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया, कहां बताओ, पेशेंट के बॉडी के अंदर। ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट ट्रांसफर्ड इनटू पेशेंट बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? सीक्वेंस समझ में आ गया सबको ना? हाँ, अब देखो लेकिन क्या ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहां पर, आप क्या ये एक परमानेंट मेथड है क्या? ऐसा भी नहीं है। देखो क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये इमॉर्टल नहीं होता। लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं होता, लिम्फोसाइट की अपनी लाइफ टाइम होती है, कितने समय तक वो जिंदा रह सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो आपने इस किट का पूरा ये जो ट्रीटमेंट किया है जीन थेरेपी के थ्रू, ये बर्थ के बाद किया है आपने। स्टेम सेल्स वहां पे नहीं मिलता, बर्थ के बाद जाते स्टेम सेल्स नहीं होता। अगर आपको ये एहसास हो सकता है या पहले से जानकारी है कि आपके बच्चे में ये हो सकता है, आपके पेडिग्री में या आपके पूरे एंसेस्ट्री में आपने देखा है कि पहले किसी में स्किन का प्रॉब्लम था, तो आप पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर ये थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिल जाता, देखो आजकल ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे पता चल सकता है कि उस बच्चे में स्किन का प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा लगता है बर्थ के पहले ही स्किन का प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर ये पूरा ट्रीटमेंट कर दिया जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस बच्चे के लिम्फोसाइट में अगर ये एडीए डाल दिया जाए, तो स्टेम सेल्स की तरह एक्ट करेगा वो, और लाइफ लॉन्ग वो फिर इम्यून हो जाएगा। क्योंकि ये जो किया है आपने बर्थ के बाद किया है, तो ये भी एक परमानेंट प्रोसेस नहीं है। अगर ये जीन थेरेपी किया हो गया होता एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तो ये क्या होता बताओ? अब देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि आफ्टर बर्थ लिखा जाता है lymphocyte has definite लाइफ स्पैन, कहता है लाइफ स्पैन। बर्थ के बाद लिम्फोसाइट का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। हेंस जीन थेरेपी आफ्टर बर्थ, हेंस देख लो, हेंस जीन थेरेपी आफ्टर बर्थ cannot be gene therapy after birth cannot be a permanent cure. Gene therapy after birth cannot be a permanent cure. It can be permanent. It can be permanent. It can be permanent. देखो क्या लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, ये परमानेंट हो सकता है, कब बताओ? परमानेंट when the gene, लिख लो, when the gene isolate from marrow cells, when the gene isolate from marrow cells producing ADA, when the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at ADA is introduced into cells at early embryonic
स्टेजेस। अगर ये ट्रीटमेंट आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते तो ये परमानेंट क्योर होता। समझ में आ गया बच्चों? ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है, लिखा हुआ देखो एनसीईआरटी में, जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स। अरे एनसीईआरटी की लास्ट लाइन देखो ना, जीन थेरेपी में एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। समझ में आ गया बच्चों? और देखो ये ट्रीटमेंट किया गया था एक 4 साल की पहले लड़की थी 1990 में, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, 1990 में किया गया था ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल। कहां पॉज हो गया है? सब सही चल रहा है। क्या हुआ? आवाज आ रही है सबको ना? ठीक है। हाँ भाई, हर्षित फिल्मानी समझ में आ गया? अब देखो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो बायो एथिक्स क्या है ना, बायो पेटेंट क्या होता है, ये सब आप उसमें कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं कि आपका 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 अदरक, आपका नीम, आपका धनिया, पुदीना, चटनी, ये जो आपकी कंट्री में बनता है, ये आपका देसी प्रोडक्ट है, ये आपका पेटेंट है। कोई दूसरी कंट्री बिना आपके अनुमति के उसको अपने कंट्री में ग्रो नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी छिपी करता है तो कहते हैं ये बायो पेटेंट का उल्लंघन है, बायो पायरेसी। बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे नीम, अदरक, ये इंडिया का पेटेंटेड प्लांट है। बासमती, ये इंडिया का पेटेंट है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया था, बासमती का एक वैरायटी चुरा लिया और वहां किसी के साथ फ्यूज करा दिया, किसी दूसरी तरह की बासमती बना ली उसने। कहते हैं मेरा बासमती है। चोर है अमेरिका, महाचोर है वो। समझ में आ गया? अब ये लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बता दो, अरे बोन मैरो निकाल के लगा दो, आप ये पूरी कहानी बता दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अरे बोन मैरो निकालते हैं बोन के अंदर से और डालते हैं पेशेंट के अंदर जिसको जरूरत है उसकी, स्टर्नम से निकालते हैं। यस। तो बच्चे अब वो बायो पायरेसी, बायो पेटेंट, बायो एथिक्स, ये सब आपकी बुक में दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्रिस 3 में हुआ था। हाँ याद आ गया, क्रिस 3 याद आ रहा है, तो वो देख लेना आप। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर। हैप्पी बर्थडे हो गया आपके सिलेबस का। हाँ बेटा, अमेरिका ने बहुत कुछ चोरी किया है, चलिए वो देख लेना, वो आप एनसीईआरटी का लास्ट। लेकिन देखो बोर्ड के हिसाब से वो बायो पेटेंट क्या होता है, बायो पायरेसी क्या होता है, ये सब 2-4 लाइन में लिख लेना अपने नोटबुक में। बोर्ड में आ सकता है व्हाट इज बायो पेटेंट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायो पेटेंट, व्हाट इज बायो पायरेसी। तो बासमती का एग्जांपल दे सकते हैं आप, एनसीईआरटी में भी बासमती एग्जांपल दिया हुआ है। तो बोर्ड के एंगल से 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके। ठीक है बच्चों? अब बेटा व्हाट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास अभी प्लान करेंगे। अब सिलेबस खत्म हो गया पहले, अब थोड़ा एक आध दिन रिलैक्स करो, पहले पढ़ो अच्छी तरह से। अब आप थोड़ा सा जो पढ़ा दिया गया उसको एक बार ठीक से पढ़ो। ठीक है बच्चों? तो सी यू सुन। मैं आऊंगा दिसंबर के मंथ में, इसी मंथ आऊंगा आफ्टर 23rd 24th के बाद मैं करनाल आऊंगा, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। और हम लोगों ने बायो पायरेसी, और दूसरा कौन सा है सर? बायो पायरेसी, अरे बायो पायरेसी जो भी चीज चुरा कर कोई ग्रो कर ले वो बायो पायरेसी होता है। और क्या है, तुम्हारा धनिया, नीम, पुदीना, अदरक जो भी है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की चोरी होती है, उसको बायो पायरेसी कहते हैं। ठीक है, तो सी यू, टाटा, बाय बाय। और ये सेशन पूरा आपने ऑनलाइन ही निकाल दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन टिल बायोटेक्नोलॉजी, हमने ऑनलाइन कवर कर लिया ये पूरा सिलेबस।
ठीक है बच्चों, अब जो भी आपको डाउट्स वगैरह होता है वो आप व्हाट्सएप पे पूछते हैं, पूछते रहिए बेहिचक, आपको आंसर मिलेगा उसका। ठीक है बच्चों, तो वॉट एवर डाउट्स appears while solving the question you can ask on my WhatsApp group। क्या मेरा WhatsApp ग्रुप, क्या मेरे WhatsApp पे पूछ सकते हैं, ग्रुप पे मत भेजना, मेरे पर्सनल WhatsApp पे भेजना क्वेश्चन अपना। ठीक है, चलिए अब तो बेटा अच्छा लग रहा है। अब तो पहले तो थोड़ा सा लगता था कैसे पढ़ाएंगे, स्टार्ट में तो रिफ्यूज कर दिया था मैंने, स्टार्ट में तो मना कर दिया मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं ऑनलाइन। आपकी कुछ महीने, एक आध महीने क्लास भी नहीं हुई थी मेरे ख्याल से। फिर मुझे अच्छा लगने लगा जब मैं थोड़ा सा बोर्ड बोर्ड लगा लिया, सब अरेंजमेंट हो गया तो चीजें अच्छी हो गई। ठीक है, तो चलिए फिर, नाउ यस इट इज कंफर्टेबल फॉर यू ऑल्सो। मुझे लगता है कि ये टाइम की बचत भी तो है, आप इंस्टीट्यूट आते हो, आने जाने में टाइम लगता है, पैसे की भी खर्च ज्यादा वो करते हैं वहां पर आप, तो ये आपके लिए भी थोड़ा अच्छा था, है ना। बाकी जितना पढ़ाते थे वहां पर, वहां यहाँ भी पढ़ा दिया, कैब फी बच गया आपका, समोसा खाने का पैसा बच गया आपका, कुरकुरे खाने का पैसा बच गया आपका। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर द पेशेंस। आप लोगों ने पूरे टाइम झेल लिया अलग अलग टीचर्स को, आप लोग भी थैंक यू के कहलाने के लायक हैं। चलिए, टेक केयर एंड बी हेल्दी।